उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बसंतपुर में इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। सुबह की धुंध इतनी घनी थी कि सूरज की किरणें भी गांव तक पहुंचते पहुंचते थक जाती थीं। हर पेड़, हर झोपड़ी, हर सांस में ठंड की सिहरन घुली हुई थी। झोपड़ी के कोने में सिमटे हुए थे रफीक, उसकी बीवी सलमा और उनके 3 बच्चे, हसन 12 साल, जुबैदा 8 साल और छोटा अयान 4 साल। गरीबी उनके साथ वैसे ही रहती थी जैसे सर्दी में धुंध, हर वक्त हर कोने में। रफीक मजदूर था, खेतों में काम करता, पर दिसंबर से जनवरी में खेत सूने हो जाते। मालिक कहते, भाई जब फसल नहीं तो काम भी नहीं। रफीक की झोपड़ी में आग जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी। वो टूटी बांस की टहनियां और सूखी झाड़ियों से किसी तरह चूल्हा जलाता। रातें सबसे कठिन होती। जब हवा चरमराते दरवाजे से अंदर घुसती तो बच्चे ठंड से कांपते हुए सलमा की गोद में दुबक जाते। सलमा अपनी पुरानी शॉल बच्चों पर डाल देती, खुद बिना ओढ़े बैठी रहती। तू ओढ़ ले सलमा, ठंड लग जाएगी, वो मुस्कुराकर जवाब देती। माँ को सर्दी नहीं लगती रफीक, बच्चों को लग जाए तो दर्द होता है। लेकिन इस बार की ठंड कुछ अलग थी। पिछले हफ्ते ही गांव के पास वाले टोले में एक बुजुर्ग ठंड से मर गए थे। लोग कह रहे थे साल की सबसे सख्त सर्दी है। रफीक के मन में डर था कि उसके बच्चे इस कहर को झेल पाएंगे या नहीं। एक दिन सुबह रफीक गांव के चौपाल पर गया। शायद किसी के खेत में काम मिल जाए, लेकिन हर कोई अपने हाल में परेशान था। किसी के खेत में काम नहीं था, किसी के पास मजदूरी देने की औकात नहीं। वापस लौटते हुए रफीक ने देखा, गांव के स्कूल के सामने लोग गर्म कपड़ों के दान के लिए कतार में खड़े थे। वो भी खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो बस एक पतली सी स्वेटर मिली, जो उसके लिए नहीं बल्कि उसके बेटे हसन के काम की थी। शुक्र है खुदा का, उसने सोचा, कम से कम हसन की रातें थोड़ी आसान होंगी। लेकिन जब वो घर पहुंचा और हसन को स्वेटर दी तो हसन ने कहा, अब्बा अम्मी के पास तो कुछ भी नहीं है, वो रात भर कांपती हैं। रफीक ने अपने बेटे की आंखों में झांका, उस मासूमियत में जो इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल थी। उसने कहा, बेटा अम्मी के पास खुदा का सहारा है, तू पहन ले। हसन ने धीरे से सिर झुका लिया। रात में जब सब सो रहे थे, हसन ने चुपके से वो स्वेटर अपनी माँ के ऊपर डाल दी। सलमा ने नींद में महसूस किया, मगर कुछ नहीं कहा। सिर्फ आंखों से एक आंसू लुढ़क गया, जो शायद कृतज्ञता और बेबसी दोनों था। ठंड अब और बढ़ गई थी। गांव के तालाब में बर्फ जमने लगी थी। चूल्हा भी अब मुश्किल से जलता। लकड़ी खत्म थी। रफीक जंगल से लकड़ी लाने जाना चाहता था, पर वो कई मील दूर था और रास्ता बर्फ से ढका हुआ। एक शाम सलमा ने कहा, रफीक कुछ सोचो, बच्चे 3 दिन से ठीक से खाना नहीं खा पाए हैं। अयान तो खांसते खांसते सो जाता है। रफीक ने गहरी सांस ली। कल मैं शहर जाऊंगा, कुछ भी काम मिल जाए तो 2 दिन में लौट आऊंगा। सलमा ने आंखें नम की। इतनी ठंड में शहर? रास्ता खतरनाक है। रफीक बोला, अगर गया नहीं तो ये ठंड हमें खा जाएगी। अगली सुबह वो बिना नाश्ते के निकला। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी दाढ़ी पर बर्फ जमने लगी। वो करीब 20 किलोमीटर पैदल चला, शहर पहुंचा। लेकिन हर जगह एक ही जवाब, काम नहीं है। शाम को लौटते वक्त वो थका हुआ, भूखा और निराश था। रास्ते में एक मिठाई की दुकान के बाहर उसने बच्चों को जलेबी खाते देखा। उसकी आंखें भर आईं। उसे अपने अयान का चेहरा याद आया, जो कहता था, अब्बा बस एक बार जलेबी खा लूं तो सर्दी नहीं लगेगी। रफीक मुस्कुराया, मगर अंदर से टूट गया।
रात को जब वो घर पहुंचा, झोपड़ी में अंधेरा था। सलमा ने एक मिट्टी का दिया जलाया हुआ था। तीनों बच्चे उसके पास सिकुड़कर बैठे थे। काम नहीं मिला, रफीक ने कहा, पर मैं फिर जाऊंगा, खुदा पर भरोसा है। सलमा ने चुपचाप सिर हिलाया। अगले दिन हवा और तेज चली। रफीक ने देखा कि अयान की सांसें भारी हो रही हैं। ठंड ने उसे बुखार में झोंक दिया था। वो दौड़कर गांव के हकीम के पास गया, पर दवा के लिए पैसे नहीं थे। हकीम ने कहा, रफीक, दवा तो दूंगा, पर कुछ देना पड़ेगा। रफीक ने अपनी पुरानी जैकेट उतार दी, बस यही है मेरे पास। हकीम ने दवा दी। रफीक ने दवा बच्चे के होठों पर रखी, मगर अयान नींद में ही मुस्कुरा दिया और कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गईं। सन्नाटा। झोपड़ी में बस हवा की सिसकियां और माँ की चीख गूंज उठी। सलमा ने बच्चे को सीने से लगाकर कहा, देख रफीक, अब इसे ठंड नहीं लगेगी। रफीक चुप था। उसकी आंखें सूख चुकी थी। सुबह गांव वाले आए। सबने मदद की, कफन दिया, दफन करवाया। उस दिन पहली बार गांव के सरपंच ने महसूस किया कि सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, एक जुल्म भी होती है, जब गरीबों के पास कपड़े नहीं होते। गांव में उसी दिन एक गर्माहट मुहिम शुरू हुई। हर घर से पुरानी रजाई, कंबल, कपड़े निकाले गए। लोगों ने पहली बार समझा कि दूसरों की ठिठुरन भी हमारी जिम्मेदारी है। सलमा चुपचाप यह सब देख रही थी। उसके आंसू अब सूख चुके थे। हसन और जुबैदा भी अब कुछ नहीं कहते, बस आसमान की ओर देखते, जैसे वहाँ कोई जवाब हो। रफीक, जो अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था, एक दिन बोला, सलमा, अयान अब सितारों में रहता है। जब भी ठंड बढ़ेगी, मैं समझूंगा वो हमें ऊपर से कंबल ओढ़ा रहा है। सलमा मुस्कुराई, दर्द से, याद से, और उस उम्मीद से जो शायद इंसान को जिंदा रखती है। बसंतपुर में धीरे धीरे सर्दी कम हुई। गांव वालों ने रफीक के लिए पक्की झोपड़ी बना दी। स्कूल के बच्चे अब हर साल अयान डे पर गरीब परिवारों को कंबल बांटते हैं। रफीक हर बार उस दिन आकाश की ओर देखता है, जहां उसे यकीन है उसका बेटा मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, अब्बा देखो, इस बार किसी को ठंड नहीं लग रही।